देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आपने देखा होगा दिन भर भी और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं सियासी गहमा गहमी कुछ ज़्यादा ही है और कुछ आसार नज़र आते हैं कि शायद पीटीआई जो है मुज़ाकरात करना चाहती भी है या नहीं चाहती, या बानी पीटीआई जो है वो इस हक़ में है कि नहीं। उनकी तरफ से भी अडयाला जेल की तरफ से 2 दिन पहले खबर आई थी कि कोई 2 घंटे की मुलाकात हुई है। अब ये देखना है कि उस मुलाकात में कौन कौन शामिल था और उसके बाद जो मुज़ाकरात होंगे उनमें कौन कौन शामिल होगा। इसी हवाले से अगर हम ये बात करें तो आज अली मोहम्मद खान ने हुकूमत के सामने मुज़ाकरात की मेज़ पे 2 शराइत रखी हैं। वो क्या कहते हैं इस बारे में, ये भी आपको सुनवाते हैं। वो लफाजी ना करें, इमरान खान साहब की रिहाई पे अमली इक़दाम उठाएं, असीरान की रिहाई पे और मैंडेट की वापसी पे क्लियर रोड मैप दें। तो अगर वो मुज़ाकरात करना चाहेंगे तो ये तो कुछ नाम सामने आए हैं, इसमें कुछ सीनियर क़यादत और भी शामिल हो सकते हैं जो अफ़हाम व तफ़हीम से मामलात को एक हल की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि मैंडेट का ये कज़िया भी हल हो, ये जो बहुत बड़ा डाका पड़ा है फॉर्म 47 के जरिए, और इमरान खान साहब की रिहाई हमारा एजेंडा पॉइंट नंबर 1 है। आपने सुना। अब मैं आपको आगे ये भी बताते चलूँ कि खुर्रम दस्तगीर साहब जो बड़ा क्लोज रिलेशन है, हुकूमत के अंदर अहम किरदार है और साथ साथ मामलात उनके भी चल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि तमाम तर मामलात पर तो बात हो सकती है मगर बानी पीटीआई के रिलीफ से मुतालिक बात नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। के लिए तैयार है, हम दहशतगर्दी को खत्म करने के फॉर्मूले पर बात करने के लिए तैयार हैं, इंतखाबात के कवानीन में तब्दीली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त तो उनका वाहिद फोकस यह है कि किसी तरह बानी चेयरमैन की जात को एनआरओ दिलाया जाए, उस पर हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी, आपने सुना है और इसके साथ साथ आप ये भी सुन लें कि अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला है, उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं तो हर मीटिंग में ये भी कहता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट का एक नई चीज़ इन्वेंट हुई है, इट्स अ वेरी गुड इन्वेंशन। और इस इन्वेंशन को अब हमने जब देखा तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये इन्वेंशन तो माफिया के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल हो सकती है। जी, आपने सुना कि तीनों हज़रात ने क्या गुफ्तगू फरमाई। मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवा दूं जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़हाद शफीक, सदर हैं कराची के PMLN से, उन्हें खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। अज़हर सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है PTI से, और जमाल रईसानी है, रहनुमा है MNA है पीपल्स पार्टी के। और आप तीनों मेहमानों को हम खुशामदीद करते हैं। फ़ोरम ओपन करते हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगी फ़हाद साहब से मैं ये पूछूँ कि जब हम बात करते हैं कि टेबल टॉक की और हम बात करते हैं मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ जो है बर्फ़ पिघली है PTI की तरफ से और मुज़ाकरात के टेबल पर आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो डेफ़िनेटली मुज़ाकरात जो भी हुकूमत होती है, और अभी हमारी हुकूमत है, तो हम करने को किसी सूरत मतलब इनकार नहीं करते। आपने राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान देखा होगा 2 दिन पहले कि उन्होंने भी कहा कि अगर वो बोलते हैं तो मैं आ जाता हूँ, हम आ जाते हैं चल के। मुज़ाकरात करना इट्स नॉट अ बिग इशू। आप मुज़ाकरात की आड़ में अगर NRO लेना चाहते हैं तो वो फिर हम नहीं दे सकते। वो डेफिनेटली उनके ऊपर FIRs हैं जो कि कोर्ट इन लॉ में चल रही हैं। उनका एक लॉयर्स फोरम भी है जो उसको देख रहा है। वो रिलीफ जो है वो हम तो किसी सूरत नहीं दे सकते। आप जाके कोर्ट से रिलीफ लें, आप कोर्ट से रिलीफ लेते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। अब वो अगर ये मोहम्मद अली साहब ने ये इशू रखा कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो डेफिनेटली वो फिर इसका मतलब मुज़ाकरात जो है वो सिर्फ NRO लेने के लिए हैं और कोई मुज़ाकरात नहीं है। देखें, ये PTI का हमेशा से एक मसला रहा है कि PTI कहती है कि अगर हम हैं तो बहुत अच्छा है, अगर दूसरा है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ये शायद आप भी देख रही होंगी, डेफिनेटली आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, तो इस चीज़ को बालाए ताक रख के मुल्क की इकॉनमी के ऊपर देखें, मुल्क को कैसे मुस्तहकम कर सकते हैं उसको देखें, और देखें सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स भी उसके बाद है। तो पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है वो हमें सबको मिल के सोचना चाहिए और एक टेबल पे बैठें, और टेबल पे बैठ के एजेंडा ही होना यही चाहिए कि नंबर 1 पे पाकिस्तान, उसके बाद सारी चीज़ें।
अच्छा, अब मैं अजहर साहब से की जाने पाऊंगी। अजहर साहब, आप क्या कहते हैं कि जब क्या लीनियंसी थोड़ी दिखा रही है पीटीआई, बानी जो पीटीआई है उनकी रिहाई से मुतालिक ज़्यादा बात होगी मुज़ाकरात में, या मुज़ाकरात किसी और चीज़ पर होंगे? अजहर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब पता नहीं, हम एमपी की जन्नत में रहते हैं, कितने कह दिया कि हम एनआरओ लेना चाहते हैं, लाना तो होगी उस आदमी के ऊपर जो एनआरओ लेना चाहता होगा। और ये हमने इन लोगों से, वो मुलाजिम लोग जो है, वो भाई ये कौन है? आपको पता है हुकूमत इनकी थोड़ा है, ये तो एस्टैब्लिशमेंट के मुलाजिम है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ थोड़ा है, वो तो मोहसिन नकवी है, वो मोहम्मद औरंगजेब है, फैसल वाडा है। ये लोग कौन है? ये तो बेचारे आए हैं अपने अपने इज्जत का किरदार अदा करने के लिए। हमें इनसे किसी से ना कोई भीख है, पर भिखारी तो ये खुद है, हमें इनसे क्या ताल्लुक है? और हाँ, हम तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, अवाम की जंग लड़ रहे हैं। ये जो डाके डाल के आए हैं, जो मुल्क का इन्होंने पिछले 70-75 सालों से तबाही कर दी है, सत्यानाश कर दी है। हमारा तो 3 साल मिले थे, उसमें से 2.5 साल तो कोरोना खा गया मैं हमारा। कता कलामी माफ, मैंने आपसे ये पूछा था कि जब मुज़ाकरात होंगे तो वो किन चीज़ों पे या किन शराइत पे मुज़ाकरात होंगे? मैं बता देता हूँ। पहली तो बात जरा ये क्लियर कर देना, जो ये खाम ख्याली में बैठे हुए हैं, हम बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं इन लोगों से। अच्छा, इन लोगों से क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं? इकॉनमी इनके पास है क्या? सुबह इन्होंने इसहाकदार को लेके आना था, कहाँ गया इसहाकदार? तो मुज़ाकरात क्या होने हैं? मुज़ाकरात होने हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के रोल पे 2.5 सालों से ये एस्टैब्लिशमेंट के सर पे चढ़कर ये किरदार अदा कर रहे हैं। वो आपने देख लिया, जजेस के खत्म की शक्ल में, जजेस की हेयरिंग की शक्ल में भी सारा कुछ आ गया। तो जब आप लोग गवर्नमेंट में थे तब आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं थे? एस्टेब्लिशमेंट भी तो आपके साथ थे। आप इमरान खान साहब ने कई दफा खुद कहा है हमसे एक पेज पर है। मैं फिर बताना चलूं, वो बड़ा फर्क है। आपने ये नहीं किया, ये जो फसाइयत की है, हमने नहीं ये 9 मई करवाया। हम लोगों ने अपना 10,000 लोगों को अंदर नहीं डाला। इमरान खान के खिलाफ 200-250 केस नहीं बनाए, इस तरह के केसेस हम लोगों ने बनाए। जिन्होंने केस बनाए थे वो जानते हैं, हमारा तो इससे कोई कंसर्न नहीं है। बड़ी आवाज चले, तोशा खाना के 3 लूट मारे इन्होंने की, बताए ना जरा। तोशा खाना की जदाबें इन्होंने नहीं खरीदी, इसलिए समझ रहे हैं। लेकिन ये केसेस तो चल रहे हैं ना। जमाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जमाल साहब, बरी हो जाएंगे, हम अदालतों से बरी हो जाएंगे, उसमें हमें उनका कोई मसला नहीं है। नहीं, बेशक अगर सबूत नहीं होंगे करप्शन के तो बिल्कुल बरी होंगे, इस पे तो बिल्कुल यकीन रखना चाहिए कानून पर। मैं जमाल साहब से पूछना चाहूंगी, जमाल साहब आप क्या कहते हैं? मुज़ाकरात की कुछ सुनगुन आ रही है, आपको क्या लगता है मुज़ाकरात जब होंगे तो उसमें एक जो टिकट आउट होगा वो बानी जो पीटीआई है उनका होगा क्या? देखिए जी, सबसे पहले तो एक चीज वाज़ेह होनी चाहिए, जो हम आज कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है, तो हमें भी पता है कि 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत बनी थी वो कैसे बनी थी और किस बेसिस पे बनी थी। एक दूसरा, हमारे यहाँ काबिल एहतराम भाई कह रहे हैं कि हम किसी हुकूमत की नुमाइंदे से, या जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम उनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन मुज़ाकरात की जब बात होती है तो वाज़ेह होना चाहिए कि किस से मुज़ाकरात करें। क्या आप मुज़ाकरात हुकूमती सतह पर करना चाहते हैं हुकूमत के साथ? क्या आप सियासी सतह पर सियासी पार्टीज के साथ करना चाहते हैं? लेकिन अगर आपका मुज़ाकरात से मुराद ये है कि आप जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उनके हेड्स के साथ करेंगे, तो ये काबिल मज़म्मत है। मैं समझता हूं कि अगर मुज़ाकरात होनी चाहिए तो सियासी मुज़ाकरात करें, लेकिन ये कोई बात नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप मुज़ाकरात करें और सियासी जो पार्टीज हैं उनको पीछे छोड़ें। मुज़ाकरात अगर होती है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इस्तेकाम के ऊपर, हम तैयार हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम तैयार हैं। लेकिन फिर से हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग 9 मई में मुलविस थे उनके साथ कतन मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। या तो पहले उनको अदालतों से रिलीफ मिले, जैसे आपने कहा, अगर उनके ऊपर एलिगेशंस नहीं है, उनके ऊपर कुछ प्रूफ नहीं है, तो वो उनको रिलीफ मिलेगी, फिर उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप पहले सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करें, उनके यादगारों पर हमला करें, उनके शोहदास पर, और फिर जाके जब आप समझ रहे हैं कि आप कानून की लपेट में आ रहे हैं, फिर उनसे बचने के लिए मुज़ाकरात करें। तो ये मेरे ख्याल से कोई तरीका नहीं है जी। फहद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि वो तो कह रहे हैं कि अजहर सदीक साहब तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपने मेरी गुफ्तगू सुनी और आपने
रईसानी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, हम दोनों यंग हैं और तहम्मुल मिजाज है। डेफिनेटली, और हमारे अल्फाज जो थे वो बहुत धीमे थे, बहुत स्वीट थे किसी के लिए भी। लेकिन आपने पीटीआई की गुफ्तगू सुनी, उसमें जो कि पहले दिन से इनके लीडर करते आ रहे हैं वही इन्होंने किया। अच्छा, जो इनकी बात है, जो रईसानी साहब ने की, 100% यही बात है। आप खुल के बोले ना, आप खुल के क्यों नहीं बोलते? आप किस चीज़ का आपको डर है? अच्छा, वो कह रहे हैं जो पीटीआई से मेरे भाई ताल्लुक़ रखते हैं कि 9 मई हमने नहीं कराया, तो फिर किसने कराया? उसमें आपकी सारी टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व थी, कैमरे वहाँ मौजूद थे, वीडियोज़ मौजूद हैं। देखें, जब आपके साथ, अच्छा मैंने आपको एक बात पहले बोली थी ना कि अगर हम हैं इख्तिदार में या हमारे ऊपर सारे मामला सही हैं तो बिल्कुल सही है, अगर हमारे अलावा कोई भी है तो फिर कुछ भी सही नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से तो नहीं चलेगा। डेफिनेटली ये कोई आप लिखवा के तो नहीं लाए थे, इनके लीडर भी नहीं लिखवा के लाए थे कि ज़िंदगी भर मैं ही हुकूमत करता रहूँगा। अवाम का मैंडेट है, आपको इशू है, इलेक्शन कमीशन खुला हुआ है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल खुला हुआ है, उसमें जाएं, उसमें जाके अपील दायर करें, कोर्ट्स खुले हुए हैं। आप तो बात बात पे कोर्ट जाते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जाएं। अगर आपके लीडर ने चोरी नहीं की होगी तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ वापस आए, ये तो पहले भी इन्हीं प्रोग्राम्स में, आपके चैनल के बैठ के प्रोग्राम्स में कहते थे कि वो नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए, सुरखरू हुए, बहाल हुए, नाअहल थे, सब बिल्कुल एमएनए बने। उसके बाद 11 मई को इंशाअल्लाह ताला पार्टी की वापस सदारत करने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो मामला सारे सही हैं। और जब आपके साथ 2018 में, जैसे मेरे भाई ने बोला, रईसानी साहब ने, तो उसका तो जवाब दें कि 2018 में, 2017 में जब आप 2018 से आप ऑनवर्ड्स आए तो आप आके कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे, ये वही बानी पीटीआई कहते थे ना। उसके बाद बानी पीटीआई के आपके पास बयानात होंगे, क्या बयानात? मैंने अजहर साहब से यही पूछा। तो ये नहीं है कि अगर मेरे घर में ही आ रहा है तो सब मेरा है, ऐसा नहीं है। आपके पास कभी नहीं है तो आपके पास, आपको मतलब सुनने की भी बर्दाश्त होनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स ये नहीं है कि आप किसी की जात पे हमला करें। माजरत के साथ इमरान खान साहब ने इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उनकी लैंग्वेजेस, उनके तरीके, उनके ये, अच्छा आप किसी के लिए बोलते रहे जो असेंबली में ज़बान इस्तेमाल हुई, जो इनके क्या। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह आप खुद समझदार हैं, आप मुझे बताएं 2018 से पहले क्या असेंबलियों में ये हाल होता था? देखिए, लोग अपोजिशन करती थी। अपोजिशन का क्या काम होता है कि हुकूमत को क्रिटिसाइज करना, कामों के ऊपर, ताकि हुकूमत काम करे। तो ये तो क्या काम कर रहे हैं असेंबली के अंदर, और जो फ्लॉज है उनको पॉइंट आउट करना। डेफिनेटली। ठीक है, तो अभी तो इतनी यंग है हुकूमत, अभी तो सिलेक्ट होकर आई है, कुछ चंद माह हुए हैं। मैं इनसे पूछती हूँ, अजहर साहब आप क्या कहते हैं, आपके दौर में एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो आपके साथ थी, चलें अब हम ये मान लेते हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है, तो एक सियासी जमात के नाते जो है वो आप सियासी मुज़ाकरात करने पर तैयार हैं? देखिए, पहली तो बात है, ये दाश बड़ी कमजोर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई जो बैठे हैं एमपीएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीएमएलएन को कर रहे हैं? पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये पीएमएलएन को कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा शायद एमपीएम को कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ जब मरियम कहती थी कि फलां चीज जस्टिस आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, और हमने तो वाज़ेह कहा था कि डील के तहत, ये डील के तहत आए हैं। अगर ये वाकई भैया मेजोरिटी ले ली थी, वजीर में बनते ना, वजीर क्यों नहीं बने? की वजह से डील का ये हिस्सा था और ये तय था कि नहीं होना। आप बेचारे रोते फिरते रहे, जो इनके जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की उनमें से एक भी नहीं आ सका। राणा सनाउल्लाह मुंतखब हो सका, खुरम दस्तगीर हो सका, जवेद लतीफ हो सका, ख्वाजा साद रफीक हुआ, रहील अस्कर हो सका, ये लोग नहीं हो सके। इसकी वजह क्या है कि जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात की, जहां तक बात है हमारी कोई, अब आप वर्किंग रिलेशन में बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के साथ थे। एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ अगर थी तो आप अगस्त 2019 में आए, 18 में आए। ख्वाजा सब कहते हैं कि अप्रैल 2019 को उनसे राब्ता हो गया, ये मैंने नहीं कहा। और आरटीएस बिठाया गया हमें हराने के लिए, और वरना तो 2 तय एक्सीडेंट हमारी होती ना, जैसे इनकी 2 तय एक्सीडेंट दिलवा दी है ना। अब अंदाजा लगाए ना, मखसूस जिससे भी नहीं आई, पार्टी का सिंबल में रहिए, बात करनी चाहिए कायम पे, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा। अच्छा, मुझे ये भी साथ साथ बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई क्या मिलकर जो है एहतजाज पर जा रही है? कोई इस तरह की आप लोगों ने प्लानिंग की? देखिए एक बात याद रखिएगा ज़हनी तौर पर
आप नवाज शहबाज शरीफ क्या कहता था, पेट फाड़ के निकालूंगा करप्शन के सबूत। मोदी का जो यार है गद्दार, ये तारीखी तौर पर है। जब बारिश ज्यादा होती है, पानी ज्यादा आता है, ये सारा कुछ हम सुनते रहे हैं, लेकिन समझिएगा अजहर साहब, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? पहले भी मैंने आपसे यही पूछा था। बहरहाल चलिए, आप मुझे ये बता दें, आप क्या समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो इदारा है वो क्या है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, हमें तो नजर आ गया, हमने जो देख लिया है, इनकी हुकूमत तो है कोई नहीं, ये तो बेचारे मुलाजिम, मैंने कहा नहीं आपको मुलाजिम है और तनख्वाहदार। आपने कहा ना एस्टेब्लिशमेंट के मुलाजिम है, तो मैं पूछ रही हूँ जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे आप इदारा कहते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट क्या है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली मुरक्कब है फौज का, अदलिया का, ब्यूरोक्रेसी का, सिविल सोसाइटी का, जर्नलिस्ट का। एस्टेब्लिशमेंट देखिए मुरक्कब है पूरे का पूरा, जो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर चला गया है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी शामिल हो गए, मीडिया वाले भी मुल्क की तबाही की तरफ आने में। अच्छा, देखिए उसमें आप लोग तो नहीं है, सारे जो लोग हैं, जो करता धरता है, वो आपको बाहर को पता है कि कौन लोग है। अच्छा, जो बैठ के या सिस्टम को लेकर खराब कर रहे हैं, जिनको मुल्क के बाहर भेज के जिन जर्नलिस्ट को मरवा दिया, वो भी शामिल है उसमें। देखिए ना, वो तो बेचारे वो तो निकले हुए हैं ना, कैसे चीज के साथ किया हुआ, क्या कर लिया इस हुकूमत ने। आप बता दें इमरान रियाज के साथ क्या कर लिया इन्होंने, आप बता दो, आप बताए तो सही ना। मेरे घर पर पेट्रोल पंप से हमला हुआ, फायरिंग हुई, क्या कर लिया मैंने शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, मोहसिन नकवी को मुल्जिम नामजद किया था, मेरा पर्चा तो हो नहीं सका। आप जरा तारीखी तौर पर जरा समझे इन चीजों को कि हम मुज़ाकरात क्या करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात जिनसे भी करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल सियासत में जो उनके लिए भी फायदामंद होगा, वो हमारे लिए नहीं है, वो तो इन सब के लिए है कि आए जो वोट डाले वो वोट निकले, मर्जी के घूमते बनाना तोड़ना आकर बैठना। ये 85 के प्रोजेक्ट नवाज शरीफ का होता है, एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, जो जाओ आपका बाप कहता था आपके साथ। चले, आपने अगर आपने ये बात की डिक्टेटरशिप की, आप ये बताएं कि जब से डिवीजन हुई है, पाकिस्तान बना है, उसमें से कितने साल जो है वो डिक्टेटरशिप रही है और कितने साल जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट यानी सियासी जमातों की गवर्नमेंट रही है? चलने ही नहीं दी जाती। 39 साल इस मुल्क में डिक्टेटरशिप रही है। तो डिक्टेटरशिप रही है, और जैसा कि आपने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट में फौज भी होती है, आपने कहा अदलिया भी होती है। खैर, हमें मेरी डेफिनेशन में तो अदलिया और मीडिया नहीं है एस्टेब्लिशमेंट में। तो क्या जिनकी गवर्नमेंट इतने साल रही है तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, या नए आने वाले किसी क्रिकेटर को जो सियासी जमात बनाता है 15-20 साल बाद वजीर आज़म बन जाता है? हमने डिक्टेटरशिप और ये सारे दौर में तबाही कर ली जी। आप मुल्क डॉलर देखे कहाँ से कहाँ गया, महंगाई देखे कहाँ से कहाँ चलेगी, पेट्रोल। यूब खान का दौर तो बड़ा अच्छा था, बहुत सुकून था। देखिए हमें देखिए ना, हमने 3.5 साल हुकूमत की है, 2.5 साल उसमें कोरोना था। मुल्क की मईशत देख लें, पूरे आदाद शुमार देख लें, हम लोगों ने ऐसे ऐसे हमने इनकी तरह जेबें नहीं भरी, हमने इनकी तरह मैक्सिको ऑरेंज में अवाम के लिए काम किया। आप ये कहना चाह रहे हैं अवाम के लिए काम किया है? अगर आपने अवाम के लिए काम किया है तो कोई 3 काम ऐसे बड़े बता दें जो पीटीआई ने किए हो पाकिस्तान के लिए। तीन बताएं पहले मुझे। देखिए, सबसे पहली बात है डॉलर को जैसे स्टेबल रखा हमने, पेट्रोल की कीमतें स्टेबल ले गए, महंगाई हमने खत्म की, चीनी माफिया को हमने कंट्रोल किया, हमने हेल्थ में वो काम कर दिए, हमने हेल्थ प्रोजेक्ट जो हमारा ले ले हेल्थ प्रोजेक्ट। आप लोगों के, आप तमाम लीडरान जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं वो कहते हैं उन्होंने हेल्थ पे बहुत काम किया, लेकिन वो केपी पे किया, पूरे पाकिस्तान में नहीं किया। आपने अगर हेल्थ कार्ड दिए तो आपने वहां दिए, पूरे पाकिस्तान को नहीं दिए ना। आज भी देख रहे ना, आज इत्तेफाकी निशान लेने के बावजूद दहेज के सवाल में वोट डाल के फॉर्म 45 है जो जीतने वाली 2/3 अक्सरियत से पीछे किया गया, वो आवाम ने उन्हीं कामों की वजह से वोट दिया था ना। इनको तो रिजल्ट कर दिया, ये तो जालसाजी है। जहां तक इलेक्शन कमीशन है, हम इलेक्शन कमीशन भी किया है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी है, हमें इनसे बीवी किसी पहले भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई थी, अभी भी मिल मिला के गवर्नमेंट बनी हुई है। कोई एक सियासी जमात तो नहीं है ना जिसने प्रॉपर लीड ली हो। रईसानी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने इनसे पूछी थी डेफिनेशन, एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन, जिस एस्टेब्लिशमेंट को आज ये कह रहे हैं। बात वही है कि इनको चाहिए कि अपने जो मौकिफ है वो क्लियर करें। सबसे पहला जो मेरी नजदीक मेरा समझ है कि इनके जो लीडर थे जब वो वजीर आजम थे, वो किसी एक्स्ट्रा जो रॉकेट साइंस के तहत नहीं निकले, वो एक जमहूरी तहत से अपने ओहदे से हटाए गए थे 2018 में। और उसके बाद ये भी वाजे होने चाहिए कि इनका जो लीडर जब वजीर आजम था, एक सेल्फ सेंटर्ड शख्स, वो पाकिस्तान का पहला वजीर आजम था जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत हटाया गया था। लेकिन बात फिर वो है कि अगर आप मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ
मुत्तहिद इदारों के सरबराहान से करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के साथ मजाक है। और मेरे नज़दीक जो मैं समझता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन जो कि तैयार है आज भी, मैं समझता हूँ मुज़ाकरात के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ है पार्लियामान, क्योंकि इनको भी चांस मिला था। तो वही बात है जो मेरे भाई कह रहे थे कि इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट हो तो ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ ऊपर कर लिए तो इस्टेब्लिशमेंट बुरा भला है। अगर ये कहते हैं कि अगर इस दफा के इलेक्शंस रिग्ड हुए थे, तो क्या आपको क्या लगता है कि केपी में पीटीआई अपना हुकूमत बना सकता था? क्या जेयूआई बलूचिस्तान में इतने सीट्स लेकर अपोजिशन में बैठ सकता था? ये ऐसी ही बातें हैं कि आप जीते, आप हार जाएं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल धांधली वगैरह, और हम जीते तो दमादम मस्कलंदर। ये सारी बातें हैं। इनको चाहिए कि एक मौकिफ तैयार करें और ये पब्लिसिटी स्टंट ना करें कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो ना करना चाहते हैं। आप दलील के साथ अपना बात मनवाएं। बंदूक के जोर पर बदतमीजी के साथ कोई बात नहीं मानेगा आपका। और इसका छोटा सा मिसाल मैं आपको दूंगा कि पिछले जो नेशनल असेंबली के सेशंस हुए हैं, उसमें आप देख लें जितने भी पीटीआई के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं, उन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेशनल असेंबली एक कानून साजी के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि सर्कस सजाने के लिए बना है। तो खुदा को माने, पूरा दुनिया हमको देख रहा है, हम एक मजाक बन गए हैं। तो सियासी मैच्योरिटी दिखाएं और दलील के साथ अपनी बात मनाएं। ठीक है, फहद साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आज जो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी और उमर अयूब ने भी कहा कि हम जो है वो ना तो कोई बैकडोर पॉलिसी कर रहे हैं या ना बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, और हम जो है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम के अलावा सबसे बात करने के लिए तैयार है। तो किससे बात करेंगे? डेफिनेटली देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे भाइयों की तरह है। डेफिनेटली एक पॉलिटिकल सारे मामलात अलग होते हैं। अजहर साहब को शायद पता नहीं है, इनके लीडरान खुद यही बात कह रहे हैं। अभी जैसे आपने चलाया मोहम्मद अली खान का, असल में इस वक्त मसला पता है क्या है? सब तर्जुमान है, सब लीडर हैं, सब चेयरमैन है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। वो मोहम्मद अली खान कुछ आके बोलते हैं, वो मरवत कुछ आके बोलते हैं, अली गौहर कुछ आके बोलते हैं, वकील कुछ आके बोलते हैं। मतलब कि बंदा बात करे तो किससे करे? तो मसला ये है कि ये मैं आपको बहुत राज की बात बता रहा हूँ और अजहर साहब को भी बता रहा हूँ, शायद इनको पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो मुज़ाकरात हैं वो इसलिए हैं कि हमें एनआरओ दे दो। हाथ जोड़ जोड़ के एनआरओ मांगा जा रहा है, जो कि इनको, अगर ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो इनको लिफ्ट ही नहीं करा रही एस्टेब्लिशमेंट। जो इनके लिए एस्टेब्लिशमेंट, जो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट है, हाथ जोड़ के बैक डोर पे ये हाथ जोड़े जा रहे हैं। अजहर साहब, मैं आपको ये बहुत खुफिया बात बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा नहीं। हाथ जोड़ के जो है माफी मांगी जा रही है और एनआरओ सिर्फ, अच्छा आप देखिए ना, इनके लीडरान की बात शुरू कहां से होती है? इमरान खान को रिलीफ। ओ भाई, उन पे एफआईआर हैं, कोर्ट जाओ, कोर्ट रिलीफ देगा, हम थोड़ी देंगे। या आप स्ट्रेट अवे, बात शुरू वहीं से होती है और खत्म वहीं होती है। सिर्फ कुछ नहीं है, 2 पॉइंट एजेंडा है कि एनआरओ और एनआरओ, सही है। और आपने जो इनसे एक बात पूछी ना कि कोई 3 काम बता दें, एक काम बता दें, एक काम। मैं बताता हूं आपको सिर्फ बातें, काम इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे वो अपनी हुकूमत को पेश कर रहे हैं, 2018 में जब हुकूमत आई तो दूध की नहरें बहा दी थी इन्होंने। जितनी महंगाई, आपको मैं आज एक और बात बताऊं, इन्फ्लेशन रेट हाई, टॉप हाई था पीटीआई की हुकूमत में। जितना कर्जा पाकिस्तान की तारीख में नहीं लिया गया, उतना इस 3.5 साल में पीटीआई की हुकूमत में लिया गया। ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो पीटीआई से थोड़ी हूं जो मैं झूठ बोलूंगा। अजहर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सच का साथ दें, सच को फोकस करें। आप लेके बैठ गए अपने मैंडेट को, और भाई केपीके में आपकी हुकूमत बनी। अच्छा अजहर साहब, इधर आपके एमएलए जीते, हम तो अकेले हुकूमत नहीं बना पा रहे। अजहर साहब माशाल्लाह से लॉयर भी हैं, मुझे ये बताएं, अगर तो कोई सूरत निकल सकती है मुज़ाकरात की, आप तो खुद लॉयर हैं, कानून को मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, तो क्या ये बेहतर तरीका नहीं है कि सियासी जमातें आपस में बैठें? आपको बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी जो है बड़े ये बात कही गई, आरिफ हबीब साहब ने कहा कि भाई आप बानी पीटीआई से भी मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि आप भारत से भी मुज़ाकरात करें। ये तो ओपन टर्म है ना, मतलब ये तो एक अच्छा गुड जेस्चर है कि आओ मिल के बैठो और बात कर लो, इशू का हल निकाल लो। तो इसमें इतना रिजिड होने की क्या ज़रूरत है आपकी जमात को कि जी हमने किसी से बात नहीं करनी है? जब आपने एमक्यूएम से बात नहीं करनी, PMLN से नहीं करनी, PPE से नहीं करनी, तो किससे करनी है?
देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट से किस पे एतबार करें, इन्होंने मिसाके जमहूरियत दस्तखत किया था। मिसाके जमहूरियत था, जमहूरियत को लेके जाना, एस्टैब्लिशमेंट माइनस थी उसमें। अच्छा, अगर गौर तो करें, यानी क्या, यानी जो लोग अपना मिसाके जमहूरियत पर अमल दरामद न करा सके, इनसे क्या बात करेंगे? इन बेचारों की क्या औकात है इन सियासी जमातों की? जरा गौर देखें आप बात। बॉस बोले ना एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, आपने एनआरओ मांगना है, क्यों नहीं बोल रहे? देखिए फिर किससे करेंगे? अमेरिका से करेंगे, जो बाइडेन से करेंगे मुज़ाकरात? हाँ जी बताएं सर। तो फिर अमेरिका चले जाए, जो बाइडेन से कर ले मुज़ाकरात। मैं पूछ रही हूँ आप लेके आए थे, साइफर आप लेके आए थे, आप रेप्रेशन बॉस आप लोगों ने अपनी किया। आप अपनी बात की वाज़े नहीं कर पा रहे, माजरत के साथ वाज़े ही नहीं कर पा रहे। आपने अमेरिकी लॉबी का किरदार। अच्छा, आप उनकी बात छोड़े अजहर साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी, अगर आप एमक्यूएम, पीएमएलएन और पीपीसी से मुज़ाकरात नहीं करनी चाहते, या आपकी जो हाई अप्स है, आपकी जो अभी लीडरशिप है, जो करंट है, तो वो फिर किस बात पे मुज़ाकरात करना चाहती है? देखिए मैं फिर आपको बता दूं, किससे करना चाहती है, मेरी बात नहीं आप समझ रही। मैंने बड़ा सीधा सका, इन्होंने मिसाके पाई जमहूरियत किया था, इन्होंने तय किया था कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगी, सारा कुछ कह के ये जो तरीके से मतमाद के जरिए गिराया, ये बाहर का एजेंडा लेकर आए, हर एक को पता है। तो जब आप और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे थे, तो बाहर का एजेंडा कैसे आ गया असेंबलियों में? वो भी साबित नहीं हुआ। अगर हमारे एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे थे ना, तो एस्टैब्लिशमेंट ये होने ना देती, एस्टैब्लिशमेंट गिरने ना देती। इसमें ख्वाजा आसिफ ने ये भी नया इल्जाम लग गया आज, ये ऑन रिकॉर्ड आ गया अजहर साहब। ये उन चीजों के सारा सामने रखे कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी थी, वो इनके साथ खड़ी थी, हमारे साथ नहीं थी। यानी एंड में एस्टैब्लिशमेंट से आपके इख्तिलाफात हुए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट गिरी, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए बड़ी साफ हकीकत है, इनकी बेचारों की क्या औकात है, इनके पास। देखिए आप बार बार औकात की बात करें, आप प्रोग्राम में कम से कम ऐसी लैंग्वेज यूज ना करें कि जिससे जो पर्सनल अटैक फील हो, क्योंकि आपने तो मीडिया के जर्नलिस्ट को भी बोल दिया कि वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है। ये सियासी तरबियत का मसला है थोड़ा सा। ये हकीकत है, अजहर साहब सियासी तरबियत का मसला है, हमारे पास बहुत सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, अगर कोई सियासी तरबियत चाहिए तो वो दे सकते हैं। इनके पास है क्या देने के लिए? मुज़ाकरात क्या कर रहे हैं? आपको सियासी अच्छा चलिए, मैं रईसानी साहब से पूछ रही हूँ। रईसानी साहब आप काफी देर से गुफ्तगू सुन रहे होंगे, आपको सियासी तरबियत रईसानी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो ऐसे लग रहा है हमारे जो भाई हैं, बड़े भाई, उनको समझ नहीं आ रहा वो कहना क्या चाहते हैं। एक ही बात कह दें कि एस्टेब्लिशमेंट से हमें नेगोशिएशन करना है, बात ही खत्म, तो हम 30-40 मिनट क्यों इस पे वेस्ट करें? बंद कमरे में बात वही है कि हाँ, क्या आप सदर के साथ आप नहीं करना चाहते, वजीर आजम को आप मुलाजिम समझते हैं, ठीक है ना, पार्लियामेंट को आप नहीं मानते, तो इस मुल्क में खुदा ना खास्ता हम रॉ के साथ तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, हम सीआईए के साथ तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ठीक है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस चीज का मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा, क्योंकि जो इनका पार्टी है, इनके अंदरूनी भी एक दूसरे के साथ मुखालिफत शिकार है, तो मैं समझता हूँ कि ये पहले एक जा होकर खुद बैठें कि किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, फिर ये जो पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं वो करें पब्लिक के सामने, क्योंकि पब्लिक अभी बेवकूफ नहीं है। 3 साल इनके पास थे, हमने देखा कि हमारे लाशें कैसे उठ रहे थे बलूचिस्तान में, केपी में कैसे लाशें उठ रहे थे, महंगाई उरूज पर थी, हमें पता है कि हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। तो ये साइफर वाला खेल खेल के मेरे ख्याल से अभी लोग मशहूर हुए हैं कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारे इदारे हैं तो हम हैं। जी अजहर साहब, अब आप फरमाएं। अच्छा देखिए मैं बताऊं ना, हमारा काम है कि पार्टियों को बैठ के बिला वजह उनकी तारीफ करना। किसी ने कहा पीर को पानी लगे थे मुर्गी लगा देते हैं। मैं बार बार चैलेंज करता हूं कि महंगाई जितनी हमने कंट्रोल की, जितनी हमने दहशतगर्दी हमने कंट्रोल की, ये तो दहशतगर्दी की पैदावार है। नहीं तो आप लोगों ने तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए थे, दहशतगर्दी कैसे कंट्रोल की? दहशतगर्दी जितना आप लोगों के दौर में हुआ है हमें पता है, बलूचिस्तान में हम आज जब लाशें उठाते हैं, आप लोगों के दौर में नहीं तो रहा था, हमारे दौर में तो नहीं हुआ। हाँ अभी चले, अभी की बात कर लें अजहर साहब, अभी की बात कर लें। अभी भी जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं चला रही, वही सो कॉल्ड आपने कहा ना एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, जिससे आप बात करना चाह रहे हैं। जरा बात को समझ रहे हैं। अभी देखिए आप, अभी आपके पास पता है कि स्मगलिंग कितनी चल रही है इस वक्त, आपको अंदाजा है? इस मुल्क की इकोनॉमी, यानी ये लोग करेंगे,
ये अभी स्मगलिंग तो रोक नहीं, पब्लिक क्या कर रही हो? तो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सियासतदानों की बैठ के जो है ना वो गुफ्तगू सुनेंगे। यहाँ तो 2 वक्त की रोटी के लिए लोग परेशान है। हम इसलिए इससे उलझ नहीं रहे क्योंकि इनके पास करने को कुछ नहीं है। वजीर खजाना इनके पास है नहीं, इम्पोर्टेड वजीर खजाना आया इनका, इनके पास वजीर दाखिला नहीं था। अजहर साहब, आप हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ बीइंग एन एंकर, आपने जवाब ही नहीं दे रहे। आप लोग क्या एनआरओ चाह रहे हैं बानी पीटीआई के लिए या नहीं चाह रहे? यही तो जवाब है। लोगों के ऊपर बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। एनआरओ कौन? एनआरओ तो ये लेते रहे हैं। एनआरओ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लिए थे। हम लोग एनआरओ के किसी यकीन नहीं करते और हम ऐसे किसी काम पे। तो फिर आप आराम से बैठ के एविडेंस के साथ, आप तो खुद लॉयर हैं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस है उनको रिजॉल्व करें। अगर एविडेंस नहीं होगा किसी भी चीज का तो रहाई आसान हो जाएगी। अदालतों में हम लड़ रहे हैं, हम अदालतों में तो लड़ रहे हैं, कितने का अदालतों में नहीं कर रहे। जाली केस, झूठे केस हम बैठ के अदालतों में लड़ रहे हैं और हम इंशाल्लाह बरी हो गए सारे केसों में। 2 में सजा सस्पेंड होगी है, साइफर में इंशाल्लाह बरी हो जाएंगे। इज्जत वाले केस में कुछ नहीं है, ये सारे केसों में बरी होंगे अब और हम अदालतों में लड़ रहे हैं। आपको भी साथ नहीं मांग रहे इनसे, याद रखिएगा। वो हमारी ठीक है। अब मैं आप कहता खिलाफी, आप काफी टाइम दे दिया आपको, मैंने अपने दूसरे गेस्ट को भी देना है। फहद साहब, मुझे ये बताइएगा, जो मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम बनाई थी उसमें 13 जमातें थी, वो पीडीएम जब वो डिसॉल्व हो गई, नई हुकूमत आ गई, इलेक्शन हो गए, अब मौलाना ने अपना जो 180 डिग्री रुख चेंज किया है और वो पीटीआई के हामी नजर आते हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हम एहतजाज पे जा रहे हैं और 9 मई के बाद से तो हम और एहतजाज करेंगे, अभी जो करंट 9 मई है। आपको क्या लगता है कि क्या ये तहरीक जोर पकड़ सकती है? देखिए, मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। पहले मैं अजहर भाई को थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ। जो ये इमरान खान के इतने गुण गा रहे हैं, आपको याद होगा कि व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और शहबाज शरीफ उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, तो ये शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, ये पीटीआई को सियासी तरबियत की बहुत ज़रूरत है। ये मांगे तांगे के लोग जमा करके इन्होंने एक तंजीम बनाई थी, उसकी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि एडिकेट्स पता होने चाहिए और कि किस तरीके से किसी से बात करनी है या किस तरीके से टीवी पे बात करनी है। और जहाँ तक रही बात आपकी, तो आपने मुझसे एक सवाल किया मौलाना साहब का। देखिए, डेफिनेटली मौलाना साहब को क्योंकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं और उस पार्लियामेंट का हिस्सा होते होते मौलाना साहब की उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। अब वो उनको हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच किया। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में ही था। मियाँ नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के खुद घर गए थे चल के और उनको बोला था कि आप हमारा साथ दें। मतलब उस वक्त ज़रूरत नहीं थी उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काउंट्स पूरे थे प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग के लिए, लेकिन फिर भी मियाँ नवाज शरीफ ने एज अ गुड जेस्टर और एक अच्छे सियासतदान होने के नाते उनके घर जाके और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मौलाना साहब आप हमारा साथ दें। तो इस पर मौलाना साहब ने ये जवाब दिया था कि ना मैं आपका साथ दूंगा और ना मैं आपके खिलाफ जाऊंगा। तो वो असेंबली में नहीं आए थे, आपको याद होगा। तो अब मौलाना साहब का एक अपना विजन है और अपनी सियासत, मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी सियासत है। तो वो मौलाना साहब इस वक्त नहीं है, तो उससे हमें कोई, और वो डेफिनेटली एक जमहूरी हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट करना। पुरअमन प्रोटेस्ट जो करेगा वो करे, उसको कोई मना नहीं है। लेकिन खुदारा बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवस्सुस से कि पीटीआई की तरह का प्रोटेस्ट ना करिएगा कि वो सरकारी इमलाक को और हमारी जो फौजी इमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाएं और एक बैड मैसेज पूरी दुनिया में जाए। ये आपको पता है कितना बुरा, इंडिया ने इसको कितना हाइप दिया था। हम इधर दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं और इधर हमारे अंदर ही दुश्मन बैठे। तो इंशाअल्लाह ताला जो जिन्होंने ये काम किया था वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे भी और पहुंच भी रहे हैं। और इसी वजह से देखिए मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इमरान खान ने फिरौनियत अपनाई हुई थी, लिटरली जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो अल्लाह भी देख रहा होता है और अल्लाह की लाठी भी बेआवाज है। जमाल साहब, आप क्या कहेंगे कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के आगे जाके ये जो एहतजाज शुरू हो रहे हैं, तो इनकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ेगा या एहतजाज जो है ये कोई रंग लेकर आएंगे, कोई और बात होगी? देखिए जी, एहतजाज सबका हक है और जहाँ तक बात है मौलाना फजल रहमान साहब का, तो उन्हें अपने जो आबाई नशिस्त है उस पे ज़्यादा हारने का ज़्यादा दुख है, क्योंकि इस दफ़ा के इलेक्शंस
में किसी को किसी भी जो बैरूनी मदद है उसकी हासिल नहीं थी, जैसे कि 2018 में पीटीआई को थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते तो बल्चिस्तान से जेयूआई के 5 एमएनए आए हैं और 13 एमपीएज के निशिस्त उठा के वो आज अपोजिशन में ना बैठते। दूसरी तरफ मेरे जो मैं समझता हूँ ये है कि मौलाना साहब एक बड़े सियासी शख्सियत हैं और इनकी अक्सर जो सियासी शख्सियात हैं उनके साथ अच्छा ताल्लुक है, तो वो जल्द ही ये जो मधारी गैंग है उससे दिल बर्दाश्ता होंगे और पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ आगे बैठेंगे। और मेरे इत्तलात के मुताबिक उनका जो वापसी के लिए कुछ प्लान्स हैं, उनके कुछ रहनुमा भी मुतहरिक हैं कि वो वापस हमारे पास आ जाएं, और आज लाहौर में उनको ये पैगाम पहुंचाया भी गया है। तो उम्मीद करते हैं कि वो बड़ापन दिखाएंगे और हमारे साथ मिल बैठ के जो मुश्किलात हैं, जो फैसले हैं वो करेंगे जी। अच्छा, ये जो एहतजाज पे जा रहे हैं लोग, रईसानी साहब, इनको जो है जलसों की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही अगर ये पुरअमन तौर पे जलसा करना चाहें तो? देखिए जी, जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अगर ये पुरअमन जलसा करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन जो 9 में के वाकयात के बाद वी कैन नॉट अफोर्ड सच एन इवेंट लाइक दैट अगेन, क्योंकि हमारा मजाक बन चुका है। हम अगर अपने शहदा के यादगारों को टारगेट उन पे हमले करते हैं तो इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए और उसकी इजाजत भी नहीं देनी चाहिए। तो लेकिन अगर पीसफुल प्रोटेस्ट उनको का हक है अगर वो करना चाहें, लेकिन ये कोई क्योंकि आपने खुद सुना होगा नेशनल असेंबली में वो कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद को अटैक करेंगे, हम फिलानी जगह को अटैक करेंगे, तो इन बातों से हुकूमत के भी कान खड़े हो जाते हैं, दूसरे लोगों के भी कान खड़े हो जाते हैं। तो ये अपना जो कहते हैं ना, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, वो खुद ही कर रहे हैं। तो ये इनको चाहिए कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं, प्रोटेस्ट करें, 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे, जीएचक्यू पे अटैक करेंगे, पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे। दिस इज नॉट द वे। अजहर साहब, लास्ट कमेंट चाहिए लेकिन क्विकली चाहिए, प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है, कि आप लोग जा रहे हैं प्रोटेस्ट पे? फिर प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। हम वो नहीं करेंगे जो ये करते हैं। मॉडल टाउन का वाकया क्या, कितनी जाने इन लोगों ने तैयार कर दी, हमारे साथ कितनी जातियां की, यानी 126 दिन का धरना हम दोबारा तो नहीं देखेंगे ना? बिल्कुल हम जहनी तौर पर तैयार हैं। हमारा हक है, हमारा राइट है। हमें हमारे साथ ज्यादती हुई है, 45 और 47 है जो हुकूमत बने वाली है, हम इनको गिराएंगे और ये हमारा राइट है। हम अदालतों में भी लड़ रहे हैं, अदालतों में हम पेश हो रहे हैं अदालतों में। किसने कहा, बता दें किसी एक जगह एनआरओ की बात की हो हमने जाकर? हम हर किसी इशू कोर्ट में लेके जाते हैं, कोर्ट में सेटल कर रहे हैं। बाकी हम आवाज उठा रहे हैं जातियों के खिलाफ। इन्होंने आज तक तारीख बता दे, पाकिस्तानी तारीख में इस तरीके से किस तरह किसी ने आवाज उठाई हो, अदालतों में भी लेकर गया हूँ। ये तो देखे ना, ये तो भाग गए थे, नवाज शरीफ से भाग गया था, ये तो रिकॉर्ड की बात है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्विकली, अजहर साहब, आप बहुत अच्छे एक लॉयर भी हैं, आपने कानून पढ़ा हुआ भी है, आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पर मुझे ये बताएं कि क्या ये बेहतर नहीं है कि हम एहतजाज और दूसरे मामलात में पढ़ने के बजाय हम ये सोचें कि इस वक्त अवाम को क्या ज़रूरत है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में दोबारा जो है इंतखाबात कराने की सलाहियत है? एक ऐसा मुल्क जिसके एक बच्चे के पैदा होने पर भी उसे 17-18 लाख का कर्जा होता है। देखिए, मैं एक छोटी सी बताऊं, इन्होंने 100 अरब की गंदम रिपोर्ट कर ली, तबाही बर्बादी कर दी। तो 20-30-40 करोड़ रुपया आना है ना इलेक्शन कराने के ऊपर। अब आवाम के इनको सलाहियत ही नहीं है। यानी इन्होंने अब क्या कर दिया आगे, कुछ सस्ते की चीनी आप देख लें आप, और तेल की कीमतें कहां से कहां ले गए, मैंने वो चैलेंज किया हुआ है। इनके बाकी बात नहीं है, ये नहीं गुमशुबे चला सकते, हमें आवाम के लिए करना है। तेल की कीमतें तो आलमी मंडी में की वजह से बढ़ रही हैं और यूक्रेन की जंग की वजह से बढ़ रही हैं। वो सारा इल्जाम आप पॉलिटिकल पार्टीज को तो नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास कोई, यानी इनके पास मैकेनिज्म कोई नहीं है। तेल बना, जैसे आप देखिए बिजली की कीमतें बैपरा वो कवर करता है, बता दें तेल चैलेंज करता हूँ इनको, बताएं जरा कहाँ है। हमने तो ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे भी तो जा रहे हैं ना। खैर अजहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फाद साहब, को लास्ट कमेंट आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से, अगर हम बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन एक पाकिस्तानी की हैसियत से सोचें, आप एक सियासी लीडर ना होने की वजह से एक आम आदमी के हिसाब से सोचें, क्या पाकिस्तान एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है? क्या वो बार बार इस प्रोसेस से गुजर सकता है इलेक्शन के? इतना फंड ना हमारे पास है, ना लोगों के पास इतना टाइम है।
डेफिनेटली देखें, हमें सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान होना चाहिए बिल्कुल। और पाकिस्तान में जो आवाम रहती है उनके दुख दर्द में हमें उनके साथ होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने अभी वो वज़ीर आज़म बने हैं और आपके सामने बैक टू बैक किस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के। वो भी चाहते हैं कि IMF से जान छूटे, क्योंकि जॉइंट वेंचर में डिफरेंट कंट्रीज़ हमारे साथ यहाँ पे बिजनेसेस करें और जिससे हम ग्रो करें। और ऐसा ही होता है, मतलब मुख्तलिफ ममालिक में भी ऐसा ही होता है। तो इंशाअल्लाह ताला होप फॉर दी बेस्ट। हमारी दुआ है कि हमारा पाकिस्तान खुशहाल हो, यहाँ के लोग खुशहाल हों। डेफिनेटली आपके मीडिया के ऊपर भी बड़ा क्राइसिस है। मुझे अक्सर व बेशतर पता लगता है कि आप लोगों को भी सैलरीज नहीं मिलती हैं 3-3, 4-4 महीने। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक कर जाती हैं आपस में। तो इंशाअल्लाह ताला अता तारर साहब से भी हम स्पेशली रिक्वेस्ट करेंगे कि मीडिया वालों के लिए कोई स्पेशल जो है मैकेनिज़्म लेके आएँ जिनसे उनको रिलीफ मिले। और डेफिनेटली आफ्टर मतलब जॉब उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र हो कि जब रिटायर हो जाते हैं तो उसमें उनको कोई रिलीफ मिले। तो देखें, शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें दुआ करनी चाहिए कि वो अपने नेक मकासद में कामयाब हों। और आपके सामने हैं, ईरान के सदर आए, उन्होंने आके हमसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए। सऊदी अरब से डेलीगेशन आया, उन्होंने आके फिर अभी शहबाज शरीफ कल वापस आए हैं सऊदी अरब से। तो ये बैक टू बैक चीजें होती जा रही हैं। डेलीगेशन भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत पेशरफ्त है। और मैं आपको एक और बात बताऊं बहुत मजे की, कि शहबाज स्पीड नाम जो है ना वो चाइनीज ने रखा है शहबाज साहब का, क्योंकि ये 10 साल पंजाब को डेवलप कर चुके हैं। इस पूरे पाकिस्तान में अगर हम कोई सूबा देखें ना, हमें नजर आता अगर हम कोई सूबा देखें ना तो सबसे डेवलप्ड सूबा पंजाब है, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग नून ने डिलीवर किया है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से जैसे माजी में और हम करते आए हैं, इंशाअल्लाह इसको इससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। और अल्लाह से फिर दुआ करते हैं कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, अपने टांगों पे खड़ा हो और हमें ये IMF से हमारी जान छूट जाए। बिल्कुल। आपने तीनों मेहमान हजरात की गुफ्तगू सुनी और तीनों मेहमान हजरात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़लैंड की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।